वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सरकार को क्या इस ओर बढ़ना चाहिए? कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव जो आप सोचती हैं वन नेशन वन इलेक्शन के होने से इस देश में हो सकेगा संभव? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो हमारा पैसा डेवलपमेंट की जगह इन कैंपेन्स में यूज़ हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक छूट गई है, वो है रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उन रिसोर्सेज को बार बार की बजाय एक बार इस्तेमाल करें, हमारा देश नो लॉन्गर डेवलप्ड हो जाएगा। 1.2 जीडीपी पॉइंट्स विल इंक्रीज, सो यू सेव नॉट ओनली रिसोर्सेज पैसे, बट आप जीडीपी में डाल रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं तो इस पर एक खुला मंच आपको तैयार करना होगा बातचीत के लिए। नागरिक की भी बात आपको सुननी होगी, विपक्ष की भी बात आपको सुननी होगी, और सबसे बड़ी बात एक मुहिम चलानी होगी। लगता है कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो। हर एक मुद्दे पे कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट लेकिन हमारे को ये देखना होता है कि क्या उसके प्रोज हमारे समाज के लिए। जो रूलिंग पार्टीज हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज हैं, उनका भी समर्थन सरकार को मिले। वो ये कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, एक बार में हम नहीं जा सकते इलेक्शन मोड में। हमारे मन में ये सपना होता है कि शायद वो हमारा भला कर दे, शायद वो भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दे। सब हम तो इसलिए वोट देते तो हैं। भला करे। देश की जनता को बताना होगा कि ये क्या है, क्यों आप करने जा रहे हैं, और जनता की सहमति जरूरी है। आप सोचिए 2 करोड़ की आबादी अपने अपने क्षेत्र में जाके एक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट करे ना, तो भी वो कितने मल्टीप्लायर्स क्रिएट कर सकता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रिया, और मेरे साथ जो ये फौज आप देख रहे हैं, ये युवा भारत की फौज है जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स हैं जो इस भारत की जो आने वाली फ्यूचर की हम बात करें, प्लानिंग्स की बात करें, दिशा और दशा दोनों ये तय करेंगे। और बड़े अपने मुद्दों पर पार्लियामेंट तक इन्होंने अपनी आवाज़ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई लोगों की मुलाकात हुई है, अपनी बात इन्होंने उनके सामने भी रखी है। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि विकसित भारत को लेकर के विजन क्या है ये, और ज़्यादा प्रीति हमारे साथ में मौजूद है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और साथ ही हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इनसे बात हो रही थी कि इस देश में क्या ये व्यवस्था शुरू से एक बार फिर शुरू होनी चाहिए जो सालों पहले थी, जिस पे सरकारें विचार कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बड़ा आवाज़ उठाया था, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो बताइए आप विकसित भारत के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और कब से आप इसके साथ जुड़ी हैं, क्या विजन है इसका? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति कालरा। आई कम फ्रॉम मेरठ यूपी एंड आई एम स्टडिंग इंजीनियरिंग इन हरियाणा। मेरा युवा भारत माय भारत प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 में 31 अक्टूबर को लॉन्च किया था। एक ऐसा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट और यंगस्टर्स के बीच में एक ब्रिज गैप करता है, उन दोनों को जोड़ता है ताकि युवा आगे आ सके और अपने विचार रख सके। इस प्लेटफॉर्म में कई फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, और मैं बहुत भागीदार हूँ उस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की, और मुझे अवसर मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार साझा करने का, मेकिंग इंडिया स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पर। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अभी तो हम चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या विचार रखती हैं इस देश में एक बार फिर से सरकार को क्या इस ओर बढ़ना चाहिए? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जब थे हमारे राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, और उसके बाद विचार किया गया कि इलेक्शन ऐसे वापस से होने चाहिए। बहुत सारी पार्टियों ने विरोध भी किया था। इस पर आप लोग भी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंप भी आप लोग चलाते हैं। तो शुरुआत मैं आप ही से करती हूँ, फिर बाकी वॉलंटियर्स के पास में आऊँगी कि क्या विचार है एक युवा वॉलंटियर की। व्हेन वी टॉक ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, आज के टाइम में पहली बात, ये कोई ऐसा नहीं है जो भारत ने पहले नहीं किया है। 1952 से लेकर 1967 तक 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ अब दोबारा आनी जरूरी है, बिकॉज द मिशन दैट आर प्रधानमंत्री जी हैज लेड, विकसित भारत 2047, उसकी तरफ एक कदम है जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। द फंड्स, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड द वेरियस सीजन्स विच आर लीडिंग टुवर्ड्स इट। आज वन नेशन वन इलेक्शन जब इम्प्लीमेंट होगा, हमें उसके कई फायदे नजर आएंगे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप क्या सोच रखती हैं? और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कई फायदों की भी बात हुई, प्रीति ने बोला, तो कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव जो आप सोचती हैं वन नेशन वन इलेक्शन के होने से इस देश में हो सकेगा संभव, उसको भी बताइएगा।
नमस्कार, मैं दिव्यांशी शेखावत हरियाणा से आती हूँ और माय भारत के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मुझे माय भारत के थ्रू जो हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट होता है उसमें एज अ एंकर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला। और माय भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गांव से एक बेटी को दिल्ली के संसद तक पहुंचा सकता है उसकी पहली फ्लाइट से। तो ये हमारे माय भारत के कुछ बेस्ट इनिशिएटिव्स हैं। और अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो मैम जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारा जो बजट, जो हम कैंपेनिंग में जो हमारे नेता लग जाते हैं और जब हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, वो इनकम टैक्स हम देते हैं, तो वो उन कैंपेनिंग में चला जाता है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो हमारा पैसा डेवलपमेंट की जगह इन कैंपेन्स में यूज़ हो। दैट्स माय पॉइंट मैम। आप क्या सोच रखते हैं इसको लेकर के? नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैम, एक देश एक चुनाव को लेकर के एक बात आती है कि देश में चुनाव हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों हैं? क्या सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए? नहीं, हम लोकतंत्र इसलिए हैं ताकि उसमें जनता का भला हो सके, जनता के पास रोटी कपड़ा मकान हो, एक अच्छी व्यवस्था निर्मित कर सके, सिर्फ कहलाने के लिए नहीं। तो अब सवाल आता है कि चुनाव हम क्यों करवाते हैं? चुनाव इसलिए करवाते हैं कि सत्ता में अच्छे लोग पहुँचे, शासन में अच्छे लोग पहुँचे और जनता को सुविधाएँ प्रदान करें। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि सालों भर कभी भी किसी भी महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, देश का संसाधन बर्बाद हो रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा है? नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, फ्लाइट लेकर के इधर से इधर करते हैं। वो बोलते हैं कि चुनावी पर्व है। आप मतलब हम लोग अपने घर में कितने दिन पर्व मनाते हैं? साल भर मेहनत करते हैं तो एक बार दिवाली मना लिया, फिर बहुत दिन मेहनत किया तो एक बार होली मना ली। लेकिन नेताओं का चुनावी पर्व, जिसको वो पर्व बता देते हैं और हमें बहला देते हैं कि लोकतंत्र में ये तो बहुत जरूरी है, उनका पर्व सालों भर चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं पर्व बिल्कुल चल ही रहा है। पर्व कभी कभी होना, एक बार 5 साल में आप पर्व कर लो, उसके बाद 5 साल बिल्कुल मेहनत करते रहो। और दूसरी बात जो मेरा तर्क यह है कि शासन के, भारत में शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। मतलब एक तो केंद्र और राज्य, ये दो। और उसके अलावा जब हम पंचायती राज में आते हैं तो वहाँ भी 3 लेयर्स है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 5 सत्ता में 5 लेयर्स हो जाते हैं जो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। देश के किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में, किसी भी लोकसभा या विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। शुरुआत में कभी हुआ होगा तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, कि 5 लेयर्स जो है एक साथ मिल करके हमारे प्रधानमंत्री सिनर्जी की बात करते हैं, सिनर्जी के साथ काम कर रहे हों। 5 में से कम 2 हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो 5 एक साथ बैठे, वो सत्ता जिसकी हम बात करते हैं लोकतंत्र व्यवस्था, वो व्यवस्था तो बन ही नहीं पाई है। तो फिर क्या मतलब रह जाता है इस लोकतंत्र का कि 5 हम व्यवस्था तक नहीं बना पा रहे हैं। आप क्या सोच रखती हैं? सालों भर पर्व चलता रहना चाहिए या फिर 5 साल में आप 6 महीने का पर्व बनाइए? नमस्कार, मेरा नाम शिखा है और मैं हरियाणा से आती हूँ। और ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेके मेरी राय ये है कि भारत जो है वो एक ऐसे स्कूल की तरह बन चुका है कि जिसमें हर महीने एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे टीचर्स जो हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग के अलावा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये जो इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल उसी एग्ज़ाम की तरह हो चुके हैं और इसी में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे देश का वो व्यस्त रहता है, इलेक्शन मोड में रहता है हमेशा। जबकि हमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डेवलपमेंट मोड में रहना चाहिए। अगर हमें विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है तो हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा और ये जो इलेक्शन मोड में जो अब कॉन्स्टेंटली चले जा रहे हैं इसको ख़त्म करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा शर्मा है और मैं हरियाणा से आती हूँ। हाल ही में मैं इस माय भारत हरियाणा की बेटियां हमारे साथ बहुत है आज। वो बात है ना मैम कि मारी छोरिया के छोरा तक कम है, तो वही बात दिखाते हुए हम आपके बीच हैं। हरियाणा हाँ बड़ा स्ट्रांगली अपनी पॉइंट्स को बेटियां रख रही हैं। हाँ जी, तो माय भारत से मैं हाल ही में यूथ पार्लियामेंट के थ्रू जुड़ी हूँ और इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन राजनीति का मुद्दा है। नहीं, ये एक नीति का मुद्दा है। जो सरकारें बदलेंगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे, पर शायद ये मुद्दा रहेगा, ये नीति रहेगी। क्योंकि जो नीति खुद संविधान की कोख से आई है वो गलत कैसे हो सकती है। और इस पे मैं कहना चाहूँगी, जैसा आपने पूछा कि ये पर्व मनना चाहिए कि नहीं, जैसा मेरे साथी ने कहा कि पर्व 5 साल में एक बार आए तो ही सही है। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है बहुत बड़ा लोकतंत्र है और उसे संभालना, हमें उसमें समावेशिता लानी पड़ती है। तो उसे संभालने के लिए वो पर्व एक ही बार हो तो बेहतर हो, 5 साल में एक बार, कि हम उसको ऐसे स्टेज पे करें वॉलंटियर्स के सपोर्ट से और सबके सपोर्ट से, ताकि टीचर्स और एजुकेशन में भी इफेक्ट ना आए। जैसे दूसरे साथी ने बात की कि एजुकेशन में इफेक्ट आ रहा है। अब हर दूसरे और छठे महीने अगर टीचर्स को ड्यूटी पे लगाया जाएगा, सीएपीएफ को जवानों को वहाँ बुलाया जाएगा, प्रोफेशनल्स तो इसी में लग जाते हैं, तो उसी में लगे रहेंगे। शायद कक्षा में वो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा और टीचर्स ग्राउंड ड्यूटी पर ही रह जाएंगे। ठीक है,
आप क्या विचार रखती हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? हमने पर्व हम सालों ना मनाए इसकी बात कर ली, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा डिपार्टमेंट है, हाँ बर्डन है, उसकी हम बात कर ली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक छूट गई है, वो है रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बजट की भी। नमस्कार, मेरा नाम दक्षानी चंद्रा है और मैं दिल्ली से आती हूँ। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे नेशन फर्स्ट आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि एज अ यूथ जब मैं विकसित भारत के बारे में बात करती हूँ, मैं कैसा भारत देखना चाहती हूँ, मैं नेशन फर्स्ट भारत देखना चाहती हूँ। जो हमारे राजनीतिक दल है वो ज़्यादातर राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं, ना कि राष्ट्र नीति, जहाँ वो देश को ऊपर रखे। वन नेशन वन इलेक्शन से ये होगा कि एक तो रिसोर्सेज, अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूँ तो 1.35 लाख करोड़ रुपीस वो स्पेंट ऑन द 2024 जनरल इलेक्शंस। ये तो शुरुआत है, ये 9,000 करोड़ से शुरू हुआ था कभी 90s में और अब हम इतने बड़े नंबर पे आ चुके हैं। 10.2 लाख पोलिंग स्टेशंस, 1.2 करोड़ वॉलंटियर्स वो इन्वॉल्व। हमारी आबादी भी तो बहुत बढ़ गई। करेक्ट, आबादी बढ़ी, बट सेम टाइम हम ये सोचे कि ये भी देखना एक पॉजिटिव रूप से कि ऑलरेडी इतने सारे संसाधन को इस्तेमाल करने के बाद भी हम दुनिया की सबसे ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी इतने इलेक्शन के बाद भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ये सोचिए अगर हम वो संसाधन इलेक्शन से एक ही बार यूज़ करें, मैं नहीं कह रही, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक लोकतंत्र है, वो हमारी खूबसूरती है, बट अगर हम उन रिसोर्सेज को बार बार के बजाय एक बार इस्तेमाल करें, हमारा देश नो लॉन्गर डेवलपिंग डेवलप्ड हो जाएगा। तो विकसित भारत में वो रिसोर्सेज यूज होगी। और जो रिपोर्ट्स है, लास्ट आंकड़ों की बात से भी इंपॉर्टेंट होती है कि 1.2 GDP पॉइंट्स विल इंक्रीज। सो यू सेव नॉट ओनली रिसोर्सेज, पैसे, बट आप GDP में डाल रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा फोकस होगा। तो मुझे लगता है इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिटिकल इशू से ज़्यादा हमारे समाज के लिए और देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही और उससे एक लाइन याद आ गई। आई एम श्योर आप लोगों ने भी शायद वही पढ़ा होगा, पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने बचपन से जब पढ़ना शुरू किया था तो एक लाइन थी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। और ये मेरा बचपन निकल गया, मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन स्टिल इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है वो अभी तक हटा नहीं है। जिस मुद्दे को आपने उठाया है कि शायद वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाए, और ये हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सिंह है और हाल ही में माई भारत के ज़रिए मुझे मौका मिला भारत के संविधान सदन से, भारत के संसद के पीठ से, संविधान के पीठ से अपने वक्तव्यों को देश के सामने रखने का। जैसा कि आज चर्चा एक राष्ट्र एक चुनाव पर हो रही है। आप अलग अलग स्टेट से हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप किस स्टेट से जुड़े जी, हैं? मैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता अच्छा, से हूँ। अभी हाल में चुनाव वहाँ हुआ है। तो जो बात आपने कही कि भारत, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमेशा सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन अब जो एस्पिरेशन हमने ठीक की हैं, जो लक्ष्य हमने रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब आज़ादी की हम 100वीं वर्षगांठ बना रहे हों, उसको जब हम सेलिब्रेट कर रहे हों, तो हम एक विकसित देश बने 2047 तक। तो देखिए समय काफ़ी कम है, कई लोग कहते हैं कि समय तक होना संभव है कि नहीं है, पर हम युवाओं का ये प्रयास है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर वर्ष 2 वर्ष का विलम्ब भी आए तो भी हमें प्रयास करना चाहिए, और इस प्रयास में सरकारी व्यवस्था को एक बड़ी भूमिका पालन करनी है। अब देखिए, सरकारी व्यवस्था को अगर बड़ा भूमिका एक पालन करना है तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए सरकारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। और अपूर्वा जी ने बताया कि स्कूलों में जिस तरह से दिक्कत आती है, मैंने अपने कॉलेज में इस चीज़ को भुगता है। मैं आपको सामने वो शेयर करता हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, सरकारी कॉलेज में, हमारे यहाँ DCRCs बनते थे, जहाँ पे EVMs रखा जाता है, जहाँ पे वोट ड्यूटीज़ के लोग आके रिपोर्ट करते हैं। तो लोकसभा का निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्वाचन, ये 3 निर्वाचन के दौरान मेरा कॉलेज 2 महीने तक व्यस्त रहता था, यानी 2, 4, 2, 6 महीने, मतलब एक सेमेस्टर मेरा कॉलेज बंद रहा। तो इससे संसाधनों की तो दिक्कत आई ही, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ नहीं पाया। ऐसी कई दिक्कतें जो शहर में आई हैं, ये गांवों में ये समय मेरे ख्याल से और ज़्यादा होता होगा। तो प्रश्न ये सिर्फ ये नहीं है कि पैसा बचेगा, पैसा लोकतंत्र में बहुत है, अगर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ खर्चा होता है तो वो भी जायज़ है। पैसे से जो बड़ी बात है कि समय बचेगा, और समय अभी काफ़ी हमारे लिए महंगा है, और समय हमारे पास व्यर्थ करने के लिए नहीं है। इससे भी मैडम एक बड़ी चीज़, अभी इलेक्शंस के दौरान जो खर्चा होता है, हम सबको पता है, और शायद इस बात से हम सब यहाँ पे सहमत भी हों, कि एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक लिमिट तय कर दी जाती है कि एक प्रार्थी जो है, एक जो हमारा कैंडिडेट है, इतने तक ही खर्चा कर सकता है। पर हम सब जानते हैं कि खर्चा उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होता है, जो कि कागज़ों पर नहीं होता। तो बार बार अगर चुनाव होगा तो बार बार ये खर्चे होंगे, और हम सब जानते हैं कि ये खर्चे
जो चंदा किस प्रकार से आता है, किसी भी पार्टियों को कहाँ से पैसा आता है, तो इंडस्ट्रीज़ पे भी दबाव कम पड़ेगा, लोगों पे भी दबाव कम पड़ेगा, और ऐसा अनरिकॉर्डेड खर्चा भी जब कम होगा तो निश्चित रूप से ये पैसा भारत के विकास के लिए लगेगा और प्रशासन और व्यवस्था भी भारत के विकास के लिए कार्य कर पाएगी। ठीक बात कही आपने, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और रही बात पैसे की, तो पैसा भी बार बार एक ही चीज़ पे अगर आप खर्च किए जा रहे हैं तो फिजूल खर्ची में काउंट होने लगता है। आप क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम जयवर्धन गोयल है और मैं एक माय भारत वॉलंटियर हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से आता हूँ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो अभी जितने हमारे साथ में जो युवा साथी हैं अभी, तो इन सब की बात से एक चीज़ क्या आपको समझ में आई होगी मैम, कि हमारे तरफ से जो एक हम लोग आज एक आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि नेशन फर्स्ट का जो विज़न होता है वो केवल हम 11 लोग या 12 लोगों के बैठने से नहीं होगा। ये आज एक छोटी सी मुहिम हमने छेड़ी है कि नेशन फर्स्ट हमारा एक संकल्प होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे तो इलेक्शन प्रोसीजर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वंस एंड फॉर ऑल, व्हेन इट इज़ डन इट शुड बी डन। ये नहीं कि अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है कि हम ऐसा लगता है परमानेंट चुनावी मोड में है, और इस परमानेंट चुनावी मोड से सबसे ज़्यादा हरासमेंट होता है जनता का। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भी कोड ऑफ दिक्कत कंडक्ट होती की है। वजह से बहुत दिक्कत आती है कि डेवलपमेंटल वर्क्स जितने होते हैं वो सब रुक जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेक्निकली अलाउड, आपको कोई भी अनुमति नहीं होती कोई भी नया काम करने की, दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ योर इलेक्शन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। सबसे ज़्यादा हरासमेंट होता है जनता का। हम में से यहाँ पे अभी कई लोगों ने बोला कि कई रैलीज़ होती हैं, कई लोग का जो अनप्रेसिडेंटेड यूज़ ऑफ मनी है वो होता है। तो इसमें अल्टीमेट लॉस पे भी जनता ही है कि वो बार बार एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, एक ऐसे सिस्टम के अंदर है कि वो बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सबसे पहले युवाओं को होगा, जो मेरे जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स अब होंगे, जो 18 से 21 के एज ब्रैकेट में आएंगे। तो जब आपके पास सेम पेडिस्टल पे इकट्ठी सारी चीज़ें रहती है तो आपकी जजमेंट मेकिंग पावर इजी हो जाती है, आप बेटर चूज़ कर सकते हैं, और आपका जो रैशनल होता है एक पर्टिकुलर नोशन को लेके वो बहुत क्लैरिटी से रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जब लोकसभा के चुनाव एवं विधानसभा के चुनाव जो प्रस्तावित हैं साथ में होने लगेंगे, तो जो अपने अपने इश्यूज़ हैं, जो सिटीजन्स को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जो पहले की सरकारें थी जो लोगों को जनता समझती थी, आज हम अपने आप को नागरिक समझ पा रहे हैं। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का रियलाइजेशन करा पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं कि अब युवाओं का ये दौर आ गया है और अब युवा शक्ति की बारी है कि अपने राइट्स को अपने साथ साथ अपने और साथियों को भी अवेयर कराएं। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में और ये अभी काफ़ी चर्चा हो रही है। मतलब देखिए कुल मिलाकर के कि ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं तो इस पर एक खुला मंच आपको तैयार करना होगा बातचीत के लिए। नागरिक की भी बात आपको सुननी होगी, विपक्ष की भी बात आपको सुननी होगी, और सबसे बड़ी बात एक मुहिम चलानी होगी अवेयरनेस को लेकर के। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट कटिंग को लेकर के हमने बात की, रिसोर्सेज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर हमने बात की, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की जो जितने भी कार्य होते हैं वो जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसको आपको पालन करना होता है, नहीं होता है। और कई बार हमने देखा है इलेक्शन से 8-9 महीना पहले कोई चीज़ अनाउंस होता है, उस काम शुरू होता है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, आचार संहिता लागू है, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आते आते 1-1.5 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मेरा नाम रूबी शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और मैं रिसेंटली माय भारत से यंग लीडर्स डायलॉग से जुड़ी थी। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है एज अ यूथ, समय को बचाना है, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। मैं एक युवा हूँ और मैं अपनी यहाँ अभी दिल्ली में हूँ, मध्य प्रदेश से आती हूँ। अब सपोज़ कि बार बार इलेक्शन हो रहे हैं तो मुझे हर बार अपना मतदान करने के लिए अपनी जो मेरा जहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है वहाँ जाना पड़ेगा। बट एज अ युवा मेरी पढ़ाई है, मेरा काम है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मैं बार बार अपना मतदान देने के लिए जाऊँ। तो और हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम युवा बहुत सारे ऐसे बदलाव लेकर आए हैं, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, समय और सुविधा बचाने के लिए ये सब लेके आ गए हैं। आजकल शादी विवाह भी आप देखिए, पहले शादी विवाह ऐसा होता था कि काफ़ी महीनों लग जाते थे, लेकिन उसको भी हमने कट डाउन करके 3 दिन का इवेंट करके पूरा कर दिया है। तो क्यों ना हम इलेक्शन में ऐसा समय और रिसोर्सेज बचाने का ये अगर मुद्दा है तो क्यों ना इसको आगे लेके आएँ और अब इसमें अमेंडमेंट किए जाएँ।
तैयारी जो होती है ना वो दोनों पक्ष की हमेशा होती है। जो शादी का भी आपने मुद्दा दिया, देखिए एक अलग मुद्दा है, लेकिन यही दिखाता है इस चीज़ को कि जब तक तैयार ना हो, एक मीटिंग होती है प्रॉपर और हर चीज़ पे बात होती है कि क्या है, कैसे टाइम टेबल है और कब आपको वाइंड अप करना है, कब आपको शुरू करना है। ये सबसे ज़रूरी है कि एक टाइम फ्रेम होना बड़ा ज़रूरी है। जब आपने रखा है विजन कि 2047 तक हम विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसमें हम बात कर रहे हैं, तो आई गेस 2 टर्म का इलेक्शन और होगा, उसके बाद डेडलाइन आपकी आ जाएगी, तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। क्या इसमें और ऐड ऑन करना चाहेंगे? सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। एज अ यूथ आप क्या देखते हैं कि कहाँ पे कमी है, या फिर अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको इम्प्लीमेंट करने से सबके लिए सुविधाजनक होगा और बेनिफिशियरी होगी ये चीज़ें, या फिर ऐसे लगता है कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो फेयर इलेक्शन हो पाएगा या फिर पॉसिबल है? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनंत गोयल है और मैं उत्तर प्रदेश से एक माय भारत वॉलंटियर हूँ। जैसे कि आपने बात की कि 2 पॉइंट जो इस पे बहुत क्रिटिकल हैं, जो मेरे को लगता है कि एज अ यूथ, एज अ कंट्री जो हमारे को देखने हैं, कि सबसे पहले जो मुझे लगता है कि एक है कि हमारा जो क्राइम रेट होता है वो हमने देखा है कि इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा चला जाता है। बहुत सारे सीजर्स होते हैं, गाड़ियों में कैश पकड़ा जाता है, इलिसिट अल्कोहल लिकर्स पकड़ी जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ों पर भी अगर हमें पाबंदी लगानी है, हमें इन चीज़ों पर रोक लगानी है जो युवाओं को जो हार्म पहुँचाती हैं चीज़ें, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोई भी ड्रग्स हो जो इलेक्शंस में यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले उस पर भी एक बहुत ज़्यादा लगाम लगाया जा सकता है अगर हम एक साथ एक सिंक्रोनाइज इलेक्शंस की, हम वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करें। दूसरा, हमने देखा कि पिछले 1 दशक से लगभग हम देख रहे हैं कि फ्रीबी कल्चर्स एक बहुत तेज़ी से प्रचंड मुद्दा बन गया इलेक्शंस में। तो उससे हमें देखते हैं कि वो बिडिंग वॉर की तरह बन गया है इलेक्शन में, कि कोई कहता है कि हम इतने हज़ार रुपये दे देंगे, फिर दूसरी पार्टी आगे कहती है कि हम इतने हज़ार रुपये महीना दे देंगे। तो मुझे लगता है कि वन नेशन इलेक्शन से एक फ्रीबी कल्चर का भी जो एक प्रचंडता हमें देखने को मिलती है इलेक्शंस में, उस पर भी कहीं ना कहीं तक हम लगाम लगा पाएंगे, ताकि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उससे जो कल्चरली और जो सोशली हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा पाएगा। दूसरा, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे पे कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट लेकिन हमारे को ये देखना होता है कि क्या वो उसके प्रोज हमारे समाज के लिए, क्या वो हमारे देश के लिए, वो हमारे लिए कितनी महत्वता रखते हैं। मैं यही मानता हूँ कि वन नेशन इलेक्शन से जो हमारे को प्रोज देखने को मिलते हैं, हमारी समझ मिलती है, जैसे कि हमने देखा कि हिस्टोरिकली हमारे देश में होते आए हैं, 52 से 67 तक वो चला है। भले ही उसके पीछे पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजंस रहे हो कि उस चीज़ को, जो हमारी एक सिस्टम था उसको तोड़ा गया, लेकिन क्या वो चीज़ उस टाइम पे चल रही थी और वो एक्सेप्टेड थी? बिल्कुल थी, कि हमारे देश में लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। नया देश आज़ाद हुआ था, उसके बावजूद हमारे देश ने हमारे देश के वोटर्स ने बहुत ज़्यादा विजडम के साथ उस टाइम पे वोटिंग करके हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत किया था। और वही मैं मानता हूँ कि वन नेशन इलेक्शन से हमारे इन चीज़ों को और स्ट्रेंथ मिलेगी आगे जाके। ठीक है, इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। यूपी में भी कुछ महीने के अभी टाइम में 2027 में चुनाव है, और आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या पक्ष है। और पंजाब में भी मेरे ख्याल से चुनाव होने वाले हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ अलग अलग स्टेट से जो वॉलंटियर्स हैं, 2 स्टेट में तो इलेक्शंस आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में अभी ख़त्म हुआ है, इसके अलावा हरियाणा की भी बारी है, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जी, मेरा नाम रमनदीप है और मैं दिल्ली से माय भारत वॉलंटियर हूँ। जैसे ही मेरे साथी मनन जी ने बताया कि एक ड्रग्स का और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि जो इलेक्शन से पहले, सो एक स्टेट्स है जो एक एजेंसी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि 2024 चुनाव से पहले लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा कैश मिलता है, 50 करोड़ से ज़्यादा की लीकर मतलब पकड़ी जाती है, एंड 35 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स। ये सारे मटेरियल्स जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो एक इलेक्शन कैंपेन, मतलब इलेक्शन से पहले ये सब चीज़ें जब्त की जाती हैं, जो दर्शाता है कि इन सब चीज़ों का भी इलेक्शन प्रणाली के साथ बहुत बड़ा एक कनेक्शन दिखाया जाता है। और इसी चीज़ में जैसे माय भारत कैंपेन के पोर्टल के द्वारा हम एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, जो कि हमें ग्राउंड लेवल के कुछ एजेंसीज के साथ काम करने का मौका देता है। सो माय भारत के EPL प्रोग्राम्स के अंदर हम काफ़ी विलेजेस में भी जाते हैं, जहाँ पर हम वहाँ के लोकल्स और वहाँ के लोकल सिटीजन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सो वहाँ के लोकल सिटीजन्स के अकॉर्डिंग हमने एक बार रिसेंटली कनेक्ट किया, तो उनका एक ये इशू था कि अभी जब 4 महीने बाद इलेक्शन है, 2 महीने बाद सारा काम बंद हो जाएगा, जो एक पॉलिसी पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट दिखाता है। और वो ये भी दर्शाता है कि कभी भी कहीं चुनाव शुरू होते हैं तो उससे पहले या 2 या 3 महीने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जो एक बहुत क्लियर स्टेट्स शो करता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन रुक जाता है। और अगर हम ये एक स्टेट्स के बेसिस पे भी जाएं तो 5 साल के इलेक्शन टर्म के अंदर लगभग 800 से ज़्यादा दिन हमारा देश मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रहता है, जो ये चीज़ दर्शाता है कि जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के चलते।
ये बात तो है कि सरकार जो है वो प्रचार प्रसार में जब चली जाती हैं तो बड़ा टाइम इसमें वेस्ट होता है, पैसे भी खर्च होते हैं और एक इलेक्शन निपटाया नहीं कि कई स्टेट में दूसरे इलेक्शंस आ जाते हैं। अब लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हुआ, विधानसभा का चुनाव आ गया, इसके अलावा पंचायत इलेक्शंस आ जाते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन अवेयरनेस को लेकर के मेरे ख्याल से अभी किसी तरीके का कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा है। कुछ अवेयरनेस को लेकर आप लोग बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको इस देश की जनता को बताना होगा, हर फैसला आप सरकार जनता पे नहीं थोप सकती है। देश की जनता को बताना होगा कि ये क्या है, क्यों आप करने जा रहे हैं, और जनता की सहमति ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लोकतांत्रिक तरीके से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो ढांचा है उस तरीके से, जनता उसकी बुनियाद है, तो वो मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अवेयरनेस कैसे लोगों में फैलाई जाए, क्योंकि आज भी जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता है, देखिए इलेक्शन के वक्त में उन्हें बताया जाता है कि ये चुनाव चिन्ह है, वो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक ही बार में दोनों के लिए अगर आपको वोट डालने के लिए जाना है तो अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है, सबको बताना, बड़े लेवल पे कैंपेनिंग करना। और ऐसा नहीं होगा एक बार कर दिया आपने हो गया, जब पहली बार आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। क्या लगता है कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग होगा, या फिर क्या इसके लिए प्रॉपर एक स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? एज ए यूथ क्या सोचती हैं आप, अगर गाँव में जाना हो आपको जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि आप वॉलंटियर एज अ यूथ तो मैं इसी पॉइंट को रखूँगी कि वॉलंटियर्स, हम भी एक वॉलंटियर, और अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वॉलंटियर्स को इकट्ठा करा जाना चाहिए, ताकि वो इस ऐसी स्टेज पे मदद कर पाएँ कि जो आपने चुनाव चिन्ह की बात की, कि वो सिखा पाए लोगों को, कि हम ऐसे फोर्सेस को इनेबल करें अपने इलेक्शन के टाइम पर, कि वो लोगों को बता पाएँ कि हाँ आपको अभी, जैसे आपने अनएजुकेटेड लोगों का बोला है, तो वो उनको समझा पाए कि चुनाव चिन्ह के बारे में, और उनकी पॉलिसीज़ बता पाएँ, ताकि वो खुद डिफरेंशिएट 3 इलेक्शन से एक साथ हो रहे हैं, उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा लोगों के बीच में। शायद अगर लोग लोकल हैं तो उनको इतना समझ आता है कि कौन सी पार्टी उनके हित में काम कर रही है और कौन उनके हित में काम नहीं कर रही है। स्टेट इलेक्शंस की अगर हम बात करें, कई बार वहाँ की रीजनल पार्टियां जो होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, लोग उनको चुनते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर क्षेत्र का लोग, आपने जो सेंट्रल इलेक्शन की बात आती है तो किसी और पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं। तो ये भी है। और यही चीज़ आपके सवाल में एक जवाब है कि यही चीज़ रीजनल पार्टीज़ को बरकरार रखता है इंडिया में, क्योंकि क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, तो उनको पता होता है कि जो उनका अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो नई पार्टी ने अपना वो किया है, वर्चस्व फैलाया है, तो लोगों ने देखा कि वो उनके कितने काम आ रही है, उनको कितने अच्छे से जानती है और उनके हित में क्या काम करेगी और क्या नहीं। तो शायद इंडिया का यूथ जो कि 65% है, तो वो अच्छे से जानता है कि किसे हमें अपने उसमें लाना है, हित में लाना और नहीं लाना है। मैम आपने पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, और आई थिंक हम सारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड है हमारा युवा जो है। तो करंट में माय भारत प्लेटफॉर्म से 2.17 करोड़ युवा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग, जो एक युवा आके रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, एक करंट माय भारत वॉलंटियर बोल सकता है अपने आप को, इसका मतलब वो लिटरेट है। अगर आप सोचिए 2 करोड़ की आबादी अपने अपने क्षेत्र में जाके एक अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट करे ना, तो भी वो कितने मल्टीप्लायर्स क्रिएट कर सकता है, जो वो उनको सशक्त कर देगा, सिटीजन्स को, मे बी सीनियर सिटीजन्स को, जिनको शायद अब दिखने में सुनने में थोड़ी परेशानी होती है, या फिर वो जो यंगस्टर्स जो भी 18 का होने वाला है बट हुआ नहीं है। हमारी जो 15 से 29 साल वाली जो शैली है ना, वो इकट्ठे होकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिले के मुद्दों को सुनकर और उनको सशक्त कर सकती है कि देखिए आपके राज्य के ये मुद्दे हैं, आपके इसके ये मुद्दे हैं, और उसी के साथ उनको ट्रेन कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, कैंपेन्स के माध्यम से, रैलीज के माध्यम से। ठीक है, एक इस देश में एक ये ट्रेंड भी है, कोई चीज़ सरकार अगर कोई स्कीम शुरू कर रही हो किसी भी तरीके का, अभी E20 को लेकर के भी हमने देखा है कि कैसे विरोध शुरू हो गया है। लोगों का ये कहना है कि आप ना फैसले हम पे थोप नहीं सकते, सरकार लोगों को समझा रही है, लोग समझने को तैयार नहीं है, तो पहले लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ठीक वैसा ही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी। पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जितनी भी, कुछ एक पार्टी हैं जो पुरजोर इसका विरोध भी कर रही हैं, इसमें खामियां निकलवा रही हैं, लोगों तक वो भी अपनी बात रखेंगे, उनके भी सपोर्टर्स हैं, आप उनको भी पीछा नहीं छोड़ सकते। और जब बात इलेक्शन की होती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ऐसा नहीं कहता हुआ आपको दिखेगा, पाया जाएगा, जो ये कहे कि आगे बढ़ने में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल नहीं, सबका साथ उसको चाहिए, तब जा करके एक वोट से भी जब सरकार गिरी थी बीजेपी की, वो याद होगा दिन, तो ये चीज़ है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई है कि बाकी आप जनता में जाएं, अवेयरनेस फैलाएं। ज़रूरी ये है कि जो पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनका भी समर्थन सरकार को मिले। वो ये कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, एक बार में हम नहीं जा सकते इलेक्शन मोड में।
मैम आपने अवेयरनेस की बात की तो मुझे ध्यान आता है कि अभी कुछ साल पहले जब यूपीआई शुरू किया गया था तो एक नेता ने संसद में बताया था कि यूपीआई कौन करता है। आज के समय में सब्जी वाले को भी आप 100 रुपये दें और 10 रुपये की या 15 रुपये की स्टूडेंट लेते होंगे, कभी कम अमाउंट में सब्जी लें आप तो बोलेगा यूपीआई कर दो। 100 रुपये के भी खुले उनके पास नहीं होते हैं। तो यह मानना कि अवेयरनेस हम नहीं फैला सकते हैं, ये मतलब कोई भी जो सत्ता में बैठा है उनका नकारापन हो सकता है, क्योंकि अगर अवेयरनेस हम फैलाने पर आए तो हम कुछ भी फैला सकते हैं। दूसरी बात जो है मैम, फैलेसीज़ की बात है कि झूठा तर्क जो गढ़ा गया है कि एक देश एक चुनाव के बारे में कुछ राजनीतिक पार्टियों के बिहार पर और कुछ आम जनता के बिहार पर, तो आम जनता वाली बात तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि आम जनता बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है। नेताओं को, सत्ता में बैठे लोगों को, एलिट क्लब को ऐसा लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता ने ही आपको वहाँ पहुँचाया है, आप जनता को बेवकूफ़ नहीं मान सकते हो। ये आपका नकारापन है कि आप जनता तक सही जानकारी नहीं पहुँचा पा रहे हो। अब मैं आता हूँ फैलेसीज़ पर। फैलेसीज़ क्या है कि रीजनल पार्टियाँ चुनाव कैसे लड़ेंगी, उनके पास संसाधन नहीं है। देश का हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ संसाधन बर्बाद हो रहा है सालों भर, 5 साल लगातार चुनाव करने में। उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं। आपको चिंता क्या है कि भाई साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर आपको चुनाव क्यों लड़ना है आपको, जब देश की चिंता ही नहीं है। और एक बात आती है कि रीजनल पार्टियों के पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिनके पास कैडर नहीं है, ऐसे इंसान को, ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को हम देश चलाने कैसे दे सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि इंटर्न को हम CEO बना दें। भाई पहले तुम मैदान में जाओ, पहले तुम कैडर जोड़ो, पहले तुम कार्यकर्ता जोड़ो। कांग्रेस सत्ता में आई, कैसे आई? सालों उसने काम किया, अंग्रेजों के ज़माने में जेल गया। बिल्कुल कार्डर बेस्ड पार्टियां होनी चाहिए। लोकतंत्र ऐसे ही रन करती है। और हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा ही होता है कि आप जाइए पहले जनता के पास। उसके पास भी कुछ नहीं था, आम आदमी पार्टी के पास। ये एक जो बांग्लादेश एक चुनाव जीतने का जो बांग्लादेश मॉडल आया है, कहीं से आप अचानक से नमूदार होते हैं, चुनाव जीतते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, देश का छिन्न भिन्न कर देते हैं। अरे तो कहीं से अगर हम पहुंचते हैं तो पहुंचाती तो जनता ही है, फिर तो वही बात हो गई। पहुंचाती तो जनता ही है ना। जनता के बाद प्रॉपर सैंपलिंग होनी चाहिए। आप इलेक्शन जो हो रहा है उसके स्ट्रक्चर पे ही सवाल उठ रहे हैं, फिर तो फेयर इलेक्शन नहीं है। जो कहीं से पार्टी आ गई और अगर वो पहुंच जा रही है उस शिखर तक, कुर्सी पे आ जा रही है, जनता ही तो पहुंचा रही है ना, कोई और तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर प्रॉपर टाइम हो, जनता अगर टाइम टेस्टेड हो पार्टी, तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सत्ता बहुत बड़ी चीज है। खास तौर से भारत टाइम टेस्टेड पार्टी हो, जनता उसको सत्ता से बाहर भी रास्ता दिखा देती है। कांग्रेस हमारे पास एक एग्जाम्पल है। देखिए पॉलिटिकल उसमें हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग युवा हैं, अलग पर्सपेक्टिव पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी में जनता भी क्यों होती है, इतनी जल्दबाजी भी किस बात की? नई नवेली पार्टी को आपने मौका दे दिया, अब वो कर रही है, वो तो है ना 5 साल के लिए। या तो फिर उसका या तो उतनी उसकी संख्या कम हो जाए, लोग उसको छोड़ के चले जाएं, उसके MP MLAs हट जाएं तो सरकार गिरेगी। छोटी सी बात है, अगर आप अलाउ करें बस 30 सेकंड लूंगा। और मैम एक चुनाव आजकल इंडस्ट्री बन गई है। PR कैंपेन से जुड़े लोग हैं, लाइजनिंग से जुड़े लोग हैं, वो इस चीज़ को ऐसा प्रमोट करते हैं कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है ना। तो वो इस इंडस्ट्री से जिनका फायदा हो रहा है, चुनाव से जिनकी कमाई हो रही है, वो ऐसा करते हैं। जनता ऐसा नहीं चाहती है। जनता सरकार इसलिए चुनती है, जनता किसी नई पार्टी को चुन रही, इसलिए नहीं चुन रही कि नया आदमी किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, उसके परिवार का कल्याण हो जाए। जनता के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, हमारे मन में ये सपना होता है कि शायद वो हमारा भला कर दे, शायद वो भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दे। सब थक के जा रहे हैं, कोई तो भला करे, कोई तो जनहित में सोचे। मैम जैसे कि अगर हम इस विषय पे बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, तो एक बहुत मुख्य चीज़ आती है रामनाथ कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि 62 से ज़्यादा राजनीतिक दलों से उन्होंने कांटेक्ट किया है इस विषय पे, जिसमें 47 से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने इस पर अपना जवाब दिया है, और उसमें 32 से ज़्यादा राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन किया है इस चीज़ का। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे राजनीतिक दलों का विचार इसी प्रकार है कि वो इस चीज़ से विपरीत है। काफ़ी से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस चीज़ के समर्थन में भी साथ खड़े हैं। वो है कि जितना अनेकों तरीके हैं समझाने के कि किस विषय को किस तरीके से हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो कैसे आप समझा सकते हैं? मैं इसमें एक बात, बस छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने बात करा कि लगभग 40 से 45 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको समर्थन दिया था जब हाई लेवल कमेटी के डिस्कशंस चल रहे थे। उस टाइम पे भी बात रखी गई थी कि ऑपोजिशन के भी जो लीडर्स हैं उनको बोर्ड पे लाया जाए ताकि वो कमेटी का पार्ट हो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हमारे को इसका हिस्सा नहीं बनना। तो अगर हम बात करते हैं कि कंसेंसस बिल्डिंग की, तो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए आप सभी को पहले हम सभी को टेबल पे आना होगा, यूथ के लिए और देश के लिए सभी पार्टीज़ को टेबल पे आना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर हम अवेयरनेस की, तो
पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मेरे ख्याल में किसी भी इस देश में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कार्डर और आउटरीच नहीं होता। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को हम एक ज़मीनी रियलिटी बनाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ये एक चीज़ आगे बढ़कर चलना होगा कि वही वोटर्स को अवेयर करें कि इस टाइम पे हमारे वन नेशन इलेक्शन पे मल्टीपल्स चुनाव हो रहे हैं। हमने उड़ीसा में भी देखा है कि उड़ीसा में सेंट्रल इलेक्शंस के साथ स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, सिक्किम में भी हुआ है, और वहाँ पर हमने दोनों तौर पे देखा है कि एक पार्टी स्टेट में लगाई या सेंट्रल इलेक्शंस के लिए उन्होंने अलग वोट किया है। तो अवेयरनेस उस चीज़ के लिए जनता में इतनी हो जाती है और एक समझ हो जाती है कि वो अपना भला चुनकर उस हिसाब से वोट कर भोलेपन में पाता है। फर्क होता है, और इस चीज़ को जो हमारे जननेता है उनको समझना होगा। जो बात आप कह रहे थे, जनता मूर्ख नहीं है, भोली है। अब भोली भाली लोग को अगर आप ठगेंगे और फिर जब वो अपनी समझदारी दिखाने पे आते हैं तो फिर वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, एक बात आपने बोला था कि मुद्दे थोप दिए जाते हैं जनता पर, तो वन नेशन वन इलेक्शन जब पारित होगा पार्लियामेंट से, तो ये बिना किसी कंसेंसस के या मेजॉरिटी के तो पास नहीं होगा। तो थोपने वाली बात तो कोई बनती ही नहीं है। जब सारे की सारे दल और सारी स्टेट्स 50% से ज़्यादा रेटिफाई इसको कर देंगी, तब ये जाके कहीं लागू होगा। एक बात इसमें ये जोड़ना चाहूँगा मैम कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करें तो इसमें किसी भी राजनीतिक दल का जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि हमारा इसमें नुकसान है, वैसा टाइप का कोई भी इसमें कोई अभी तक जो हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें यही निकल के आया है कि इससे जो भी होगा, मतलब जो मेन चीज़ जो हमारा है रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट, वही ईज आउट होगा। अब जैसे हमारे अभी बात चल रही थी कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, पुलिस अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी पे लगाए जाते हैं। अब आप एक चीज़ ये समझिए, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं इसको व्यक्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अभी इस साल पंचायत के चुनाव होने हैं। तो अभी कुछ जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से शायद इसी साल में कुछ ही और महीनों में पंचायत के चुनाव होंगे। फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब आप ये चीज़ समझिए कि 2026 से लेकर 2029 तक उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो कंपैरिजन में थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि चुनावी मोड में रहेगा। पहले पंचायत के चुनाव होंगे, तो अभी जो उत्तर प्रदेश की जो करंट हालत है कि वो अभी जितने भी ग्राम प्रधान हैं वो सब पर्यवेक्षक बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देयर ओन ग्राम पंचायत। तो दिस इज जस्ट टू एक्सटेंड द टर्म। अब ये क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब आ जाएगा तो इससे एक और फायदा ये होगा कि जो बाय इलेक्शन को कई पार्टीज ने अभी तक इंसेंटिवाइज किया है जैसे कुछ स्टेट्स में, वो चीज़ कम हो जाएगी, ये चीज़ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। छोटा सा आपका भी रिएक्शन। एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ भी चीज़ पर चर्चा हो रही है। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए राज्य विधानसभाओं के, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, असम, ये 4 राज्य, ये ऐसा क्या हुआ कि ये 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा एक ही दिन पे की गई? ऐसा क्या हुआ कि ये 4 राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया ताकि एक साथ चुनाव हो सके? क्योंकि आप देखेंगे तो बंगाल की विधानसभा के पास कुछ अवधि बाकी थी, तमिलनाडु विधानसभा में भी कुछ समय की अवधि बाकी थी। तो ये नेचुरली ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन प्रयास करता है कि जितने राज्यों में विधानसभा भंग होने का समय, क्योंकि हम जानते हैं 6 महीने के पहले तक इलेक्शन कभी भी कराया जा सकता है, इस बार इलेक्शन कराया जा कम सकता थे। है। हाँ, तो ऐसा चुनाव आयोग भी ऐसा प्रयास करती है कि जितने राज्यों की विधानसभाएं एक समय पर लगभग खत्म हो रही है, सारों का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। तो इसका मतलब नेचुरली भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ होता आ रहा है। और मैम पार्टियों की बात की गई कि रीजनल पार्टीज़ को इस पर कैसे फ़र्क इसका पड़ने वाला है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 2 उदाहरण छोटे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक मैं आपको आंध्र प्रदेश का उदाहरण बताता हूँ। 2014 का लोकसभा के साथ वहाँ पे विधानसभा हुई, 19 में भी वहाँ पे विधानसभा साथ में हुई। तो YSRCP कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, उन्होंने विधानसभा में अपना परचम लहराया, साथ साथ वो लोकसभा भी पहुँच गए और काफ़ी बड़े मेजोरिटी में लोकसभा पहुँचे। और वहाँ पे बीजेपी का जो इलेक्शंस का रिजल्ट वो ख़राब हुआ। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं है रीजनल पार्टीज़ के पास लोकसभा तक पहुंचने के लिए, कि वो अपने रीजनल मुद्दों को गर्म करके लोकसभा तक पहुंच सकें और बीजेपी कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको टक्कर दे सकें? दूसरा उदाहरण मैं दूंगा मैडम उड़ीसा का। हमने कई लोगों ने कहा कि उड़ीसा में भी 19 में साथ में चुनाव हुए थे। उड़ीसा की एक सीट है भुवनेश्वर, वहाँ की राजधानी है। एक वहाँ पर एक सीट के अंतर्गत, एक लोकसभा की सीट के अंतर्गत 7 विधानसभाओं की सीट है। उड़ीसा भुवनेश्वर सीट से बीजेपी के सांसद चुन के लोकसभा तक आए। उसी दिन पर चुनाव हुआ था वहाँ पर विधानसभाओं का भी। तो एक के अंदर 7 विधानसभाएं हैं, 7 में से 6 सीट जीती बीजेडी ने
वहाँ की बिज्जू जनता दल ने, और 1 सीट जीती कांग्रेस ने, भाजपा वहाँ शून्य रही। तो एक ही दिन चुनाव हुआ, लोकसभा का भी विधानसभा का भी। लोकसभा में बीजेपी गई और 7 विधानसभा में बीजेपी के अलावा और 7 लोग गए। तो मैडम ये ट्रेंड है। और एक ट्रेंड और छोटा सा मैं बस कहना चाहूँगा, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके पूर्व कुछ महीने पहले 3 राज्यों में निर्वाचन हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तीनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बड़ी जोर शोर बड़ी मेजोरिटी से सरकार आई। और कहा जाता है कि 2014 में जो बीजेपी की सरकार आई, उसकी बैकग्राउंड ये रही कि ये तीनों राज्यों में अच्छे से उनको नंबर्स आए। लेकिन आप देखिए 2019 के चुनाव, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी को इन राज्यों से काफ़ी अच्छी बहुमत मिली। परंतु वहाँ पे जब 18 में चुनाव हुए, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई। और राजस्थान में एक नारा चला कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। तो ये एक तरह का ट्रेंड सेट करता है कि जनता समझती है कि विधानसभा में कौन हमारे लिए बढ़िया है और लोकसभा में कौन बढ़िया है। तो वो जो 14 में जो लोकसभा के चुनाव हुए और 13 में जो ये 3 राज्यों में चुनाव हुए, इसमें 6 महीने से भी कम का अंतराल था, 6-7 महीने का। तो 6-7 महीने के अंदर ही लोग 2 जगह वोट दे रहे हैं। तो जनता इसके लिए बहुत हद तक तैयार भी है। समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, और जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी बचत होगी। और एक बात हमने बात की कि वोटर फटीग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और जो राजनीतिक दल है अंत में वो किस लिए काम करते हैं। अगर वो सच में इस देश के हित के लिए काम करते हो तो वो जनता की आवाज़ सुनेंगे। अगर एक युवा या एक मतदाता वो सशक्त है बाय द वे, तो इसका ये मतलब है कि वो अलग अलग वोट दे सकता है, वो समझदार भी है। हमें अपने मतदाता में भरोसा दिखाना चाहिए, और उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अलग अलग स्टेट, रीजन, पंचायती वो इशू सेपरेट कर पाएंगे। तो अगर यूथ या वो मतदाता चाहता है कि उनका वोटर फटीग कम हो, डेवलपमेंट ज़्यादा हो, तो राजनीतिक दल का कर्तव्य बनता है कि वो सुने। बट अब बात ये भी आती है कि राजनीतिक दल अगर राजनीति से ऊपर उठे तो उनके डर क्या है, क्यों वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के सामने उनका क्या कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि एक कंसर्न उनका ये है कि अगर जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी अगर सरकार बीच में गिर जाए, अगर बदल जाए, अगर हंग असेंबली हो जाए क्योंकि एक डिसीजन नहीं बन पाए, तब क्या होगा। तो अगर हमारे जो विपक्षी साथी टेबल पे आए, बातचीत करे, तो उन्हें समझ आएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के जो जिस तरीके से बना है होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और यही चीज़ लैक हो रही है। इस वजह से दिक्कत आ रही है। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। हमारे पास जो मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि क्या इसके पॉइंट्स होने चाहिए, किस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात अवेयरनेस की, तो उसके लिए यूथ हैं ही और सारे वॉलंटियर्स हैं ही, दे आर रेडी। और इन्होंने आंकड़े भी गिनवा दिए, 2-2.5 करोड़ के आसपास अभी वॉलंटियर्स, हाँ, करोड़ to be precise. इतने लोग हैं और आगे भी ये जोड़ते रहेंगे। तो हाँ, तो स्टिल अभी आप लोग इसी रेस में हैं, आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। और ये सोच है, जो कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ों को लेकर के भ्रम की स्थिति जो लोगों के बीच में फैली हुई है, उसको भी दूर करना बड़ा ज़रूरी है। और ये यूथ बोल रहा है। अब ये भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार हो जाता है कि भैया इस पार्टी से है, इस पार्टी का किसी के ऊपर आप पूरा उसके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है। ये लोगों की सोच कैसे बदलेंगे यूथ, और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस में अपने लेकर के आएंगे। आज हमने चर्चा की 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। और देश के जो ये युवा हैं उन्होंने बताया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सरकार तो सोच ही रही है इस पर, और विपक्ष को भी राउंड टेबल टॉक की ज़रूरत है। आइए आप बात कीजिए। थैंक यू सो मच। बात के पक्ष में कुछ कह सकती हूँ? हाँ, बोलते हुए तो इसमें एक श्लोक है कि संगच्छध्वम और सम्मध्वम, कि हम साथ मिलकर चलेंगे और साथ मिलकर बोलेंगे। और शायद आज का यूथ वही अपने मन में नारा धारण करता है कि हम साथ मिलकर चलेंगे और बोलेंगे, और इसी से हमारा 2047 का विकसित भारत का सपना बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स के जो यूथ थे वो हमारे साथ थे। थैंक यू।